हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। एंड आज के इस सेशन को करते हैं शुरू आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट 3। इससे पहले हमने ब्रेन के दो ऑलरेडी कंप्लीट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें पूरा ब्रेन और बाकी का हमारा सिस्टम जो है उसे कवर किया था। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू। एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है? ओमनी, करण, राजकुमार सभी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। एंड अब तक के पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा एक बार फटाफट से। पूरा नर्वस सिस्टम, और आज जिस किसी की भी देखिए पहली क्लास है तो आप एक बार पुराना वाला कंटेंट जरूर से एक बार पढ़ना, ताकि आपको पिछला वाला पार्ट जो है वो भी क्लियर हो जाए। नर्वस सिस्टम की ऑलरेडी 2 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो एक समरी आपको बताई थी लास्ट सेशन के अंदर, मैं आपको जरा वो भी बता दूं। लास्ट हमने ये पूरा फ्लो चार्ट जो था उसे कवर किया था, जिसमें बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। कि देखिए अगर बात की जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर तो हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चर्चा कर ली थी, लेकिन हम पढ़ रहे थे पेरिफेरल। तो पेरिफेरल यानी परिधीय के अंदर पहला नर्वस सिस्टम पढ़ाया था सोमैटिक, और दूसरा बताया था ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जिसको शरीर से संबंधित कहते हैं, देहिक तंत्रिका तंत्र है, और आपका ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमैटिक काम करता हुआ दिखाई देता है, स्वायंत्र तंत्रिका तंत्र इसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक स्वेच्छा से काम करता है, एक अनैच्छिक है, और एक आपका स्वैच्छिक कहा जाता है, जिसमें कि हमने पहला वाला पार्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है, इंद्रजीत ग्लिनोइड कैविटी होती है जो कि हमारे कंधे में शोल्डर का जो गर्डल होता है उसमें, और जब हमारा हाथ जुड़ता है वहां पर मौजूद होती है। तो ग्लिनोइड कैविटी होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई एक बात जल्दी से थम्स अप का साइन शेयर करो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ग्लिनोइड कैविटी कुछ इस प्रकार से, कंधे में जो स्कैप्यूला होती है उसके अंदर आकर के ये हाथ की हड्डी फिट होती है, तो इस वाले हिस्से को ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, जिस कैविटी में आकर के हाथ आपका धंस जाता है। ठीक है, फटाफट से बताइए, क्योंकि आज हमें शुरू करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर कर भी लिया था लास्ट वाले में। चलो, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पहला भाग है सिंपैथेटिक। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट आता है सिंपैथेटिक। नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और अनुकंपी का मतलब क्या है कि यहां पर आपकी जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं वो यहां पर क्या करेंगी, काम करेंगी। चलो खुशबू बच्चे, यही हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम 2 भागों में है, एक सेंट्रल जिसको केंद्रीय कहते हैं, दूसरा परिधीय। सेंट्रल में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे परिधीय में तो ये 2 भागों में बांटा था। सोमैटिक वाला हमारे शरीर की क्रियाओं से संबंधित है, जहां पर आपकी इच्छा काम करती है, और दूसरा वाला पेरिफेरल आपके इच्छा से कार्य नहीं करता, यानी कि दूसरा ये जो ऑटोनॉमिक है ये ऑटोमेटिक कार्य करता है, इनवॉलेंट्री काम यहाँ पर करता है। और इसी प्रकार से ये 2 भागों में बटा होता है, पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। अब समझते हैं कि ये सिंपैथेटिक क्या होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले बात करते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो यहाँ पर कैसे काम करता है। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप में से कई लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसे होंगे, और जब फंसते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जब भी टेंशन होती है तो क्या होता है कि मैम गला सूख जाता है। अब आपको पता है इस बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है, आना तो था थोड़ा बाद में, लेकिन इन्होंने आपके 9 सितंबर से ही एग्जाम शुरू कर दिए। तो डेफिनेटली जिस दिन आपको डेट्स पता चली होंगी आपको भी एक स्ट्रेस बढ़ा होगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी कि बताइए ये क्या हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका गला सूखना शुरू हो गया होगा कि टेंशन में गला ही सूख गया, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब घबराहट वाली सिचुएशन में ये जो परिस्थितियां बन रही हैं
कि आपके अनुसार नहीं बनती, ये अचानक से अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करती हैं। यही सिचुएशंस जो जीवन में किसी तनाव के आने में, किसी डर की वजह से, किसी स्ट्रेस के कारण बनती हैं, उनको हम पढ़ते हैं इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यही छोटा सा पार्ट हमने पिछले भी सेशन में डिस्कस किया था कि अचानक से मान लो तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, तुम जब लिस्ट को ओपन करोगे तो हाथ पांव फूलने शुरू नहीं हो जाते कि भैया हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ये चीजें आती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में, यानी कि आपके अनुकंपी तंत्र के अंदर। तो इसको सिंपैथेटिक को याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे स्ट्रेस वाली सिचुएशन से, कि जब तनाव आता है जीवन में उस समय पर ये काम करना शुरू करता है। और तनाव वाली सिचुएशन में हम 3 नाम और याद रखते हैं, फ्लाइट, फाइट एंड फियर, जिसको कहते हैं 3F। हमारा एक हार्मोन बनता है। खैर, फ्लाइट मतलब उड़ान भर रहे हो, उड़ो। फाइट हो गई, लड़ाई हो गई किसी से, या डर वाली सिचुएशन, तो उड़ो लड़ो व डरो वाली जो कंडीशन होती है उसमें भी यही वाला काम हमारा करता है। मतलब ब्रेन का ना कुछ भाग ऐसा होता है जो अपने आप काम करता है, आपकी मर्जी से नहीं करेगा। तुम सोचो कि यार टेंशन हो रही है तो चलो और थोड़ा सा मैं नॉर्मल फील करने लग जाऊं, नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से होता है जब इस सिंपैथेटिक के बनने के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक आएगा और वो चीजों को नॉर्मलाइज करेगा। तो ये तो तनाव में बढ़ाना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, आप में से किसी को ऐसा होता है कि मैम स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टेंशन में डबल भूख लगती है। ठीक है, तो तुम उनको दूर रखना, क्योंकि वो अपवाद होते हैं। आप नॉर्मल केस को पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेस के समय पर भूख नहीं लगती है, गला सूख जाता है, पाचक रस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा कथन यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है। देखो भाई, पहला पॉइंट इसके अंदर कि ड्यूरिंग फ्लाइट, फाइट एंड फियर के दौरान ये बनेगा सिंपैथेटिक वाला। ये लार कम बनाता है, पेरिस्टेल्सिस को कम कराता है। पेरिस्टेल्सिस क्या होती है, हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे गले में एक फूड पाइप होती है और वो फूड पाइप का काम होता है खाने को निगलने का। और उस फूड पाइप के अंदर होती है क्रमाकुंचन की क्रिया, उसकी मांसपेशी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तब जाकर के खाना नीचे जाएगा। कि अगर मैं अपनी फूड पाइप की बात करूं कि मैम ये ऊपर से ना मुंह से खाना आ रहा था, तो इस मांसपेशी में लगातार क्या होते हैं, संकुचन होते हैं, जिसकी मदद से खाना आपका नीचे की तरफ जाता है। तो इसे कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। अगर टेंशन होगी तो भैया पेरिस्टेल्सिस भी कम होगी। कहते हैं ना खाना जो है वो गले में ही रखा रह गया, खाना तो नीचे ही नहीं पहुंचा, ये चीज आपको दिखाई देगी। तो इट कंटेन्स कि भैया यहाँ पर पेरिस्टेल्सिस या क्रमाकुंचन की विधि भी कम हो जाती है। कभी देखते हो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में जब खाना खाते हो, रोटी है, ब्रेड है, कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत ज्यादा ठोस है, तो जब आप वो खाते हो तो गले में ऐसा लगता है अटक गया, फिर तुम्हें पानी पीना पड़ता है ताकि वो नीचे की तरफ चला जाए। तो वो हमारे इसी फूड पाइप में अटक जाता है और वहां पर क्या नहीं होता, क्रमाकुंचन नहीं होता। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ एक बार। नेक्स्ट लिखेंगे लेस डाइजेस्टिव जूसेस विल फॉर्म, पाचक के रस कम बनेंगे और इसकी नसें स्पाइनल कॉर्ड से उठती हुई नजर आती हैं। तो इसको कहते हैं स्वायंत्र तंत्रिका तंत्र। चलिए भाई, शुभम सिंह को इस बात की समस्या है कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे भाई शादी हो जाएगी, सिलेक्शन ले लो, फिर देखो तुम्हारे पास शादी के भी ऑफर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लो जरा, है ना। तो मेन काम जो नहीं हो रहा है, सारी चीजें हो जाएंगी, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, शादी के भी, घूमने के भी, ठीक है, हर चीज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी जो वक्त है मेहनत का उसको पूरा कर लो। एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेस है ना जो अभी चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये शादी वादी की टेंशन मतलब पढ़ लो जल्दी से। चलिए, डाउट ग्रुप कैसे ज्वाइन करूं? डाउट ग्रुप का लिंक आपका लग जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना पार्थ। नोट करिए फटाफट से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सैक्रल और लंबर ये सब हड्डियों के भाग हैं अनीता। ये सब हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी के 5 भाग होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोकेक्स, कुछ इस प्रकार से यही सब होता है। जो हिप जॉइंट होता है वहां उसके पास में ये वाला हिस्सा पाया जाता है सैक्रल का। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, लिख लिया सभी ने।
अब इसमें क्या हुआ, देखा तुमने कि सिचुएशन सारी बिगड़ रही थी, स्ट्रेस के समय पर ये बन रहा था। इसको नॉर्मल करने के लिए कौन आएगा, तब आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। जब टेंशन होती है तो देखते हैं आंखें कुछ इस प्रकार से फैल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होती हुई आपको नजर आती हैं, तो ये असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है। फिर जब परानुकंपी काम करता है तो पी से पैरासिम्पैथेटिक और पी से पीस यानी शांतिपूर्ण जीवन, इसको आप लिख सकते हैं कि भैया यहां पर देखो, जब भी रेस्ट और डाइजेस्ट वाली सिचुएशन होगी कि मैम देखो अब हो गया सिलेक्शन, अब नहीं है कोई टेंशन, अब मैं नौकरी पे जाऊंगा, आऊंगा, आराम से खाना खाऊंगा, पचाऊंगा और सो जाऊंगा, यही कंडीशन होती है। तो इसे कहते हैं रेस्ट। इंसान को क्या करना है, रेस्ट करना है, काम करेगा, रेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करेगा, मतलब खाने को पचाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोई तनाव ना हो, उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होते हुए देखते हैं। यहाँ पर लार भी बनेगी, क्रमाकुंचन भी होगा, खाना भी बढ़िया से खाया जाएगा, खाना पचेगा भी क्योंकि पाचक के रस भी बनेंगे, और इसकी नसें ब्रेन से भी निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं। तो लिख सकते हैं इसको फटाफट से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए, बारिश बहुत जगह हो रही है, देखो फिलहाल अपना थोड़ा सा ना हेल्थ का ध्यान रखना सभी, क्योंकि इस समय जो बारिश का मौसम है इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा बन रही हैं, कहीं डेंगू मलेरिया हो रहा है तो कहीं लोगों को वायरल हो रहा है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नजदीक है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे। कोशिश करो कि बारिश में भीगो ना। लिख लिया सभी ने? चलो, जो नसें कपाल से निकलती हैं उन्हें कपाल की तंत्रिकाएं कहते हैं, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल की, देखो ऊपर ब्रेन है तो ब्रेन से निकलने वाली कपाल की तंत्रिकाएं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाएं, जो 31 जोड़ी आपको बताई थी। तो इस प्रकार से ये नसें होती हैं जो कि आपकी बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। ठीक, अब ये दोनों तक तो ठीक है कि अब देखो हमने ओवरऑल बात करी कि हमारा जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। तो नर्वस सिस्टम तो मैम खत्म होता है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि मैम हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और कह रहा है? कई बार ऐसा मूवीज में भी देखा होगा कि एक आवाज आपके मन से, मतलब आपके ब्रेन से आ रही है, एक दिमाग कह रहा है, और दूसरा तुम्हारा हमशक्ल बना देते हैं कि देखो ये तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है, तुम्हारा दिल है जो आपकी अलग अलग बातों को बता रहा है। दोनों के फैसले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है कि नहीं, कि दिमाग कुछ और कह रहा हो, दिल कुछ और कह रहा हो? दिमाग कह रहा है कि यार पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, दिल कहता है कि नहीं थोड़ी देर रील और देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट और सही। होता है कि नहीं? पहले मुझे जल्दी से एक बात ये बताओ, कितने लोगों के साथ होता है? और होता है तो आज इसकी पीछे के रीजन को यहां पर अपन जानेंगे। कितने लोगों के साथ होता है, और कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, गट फीलिंग? अंदर से आवाज आ रही है भाई साहब, गट की फीलिंग आ रही है, होता है? तो ये वाला जो केस होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने जो गट फीलिंग सुनी है, अब गट मतलब पता है क्या होता है? गट मतलब होता है अमाशय, यानी आपका स्टमक, या मैं कहूं कि हमारा जो पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें मेन हमारी आंतें और पेट, इनमें से आवाज आ रही है, गट की फीलिंग है। अभी गट में से कौन सी फीलिंग आ सकती है? आप देखिए, ये तो जानते हैं कि दिल कुछ भी काम नहीं करता, दिल का काम इमोशंस के साथ नहीं है, दिल का काम है हमारे ब्लड को पंप करना, बट एक डिसीजन ब्रेन लेता है। एक नर्वस सिस्टम तो वहां पर है, दूसरा नर्वस सिस्टम होता है हमारे गट में।
दूसरा नर्वस सिस्टम पाया जाता है हमारे ब्रेन के अलावा हमारे गट में, जिसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। जब भी आपने ये बात सुनी है ना कि गट से आवाज आ रही है, गट की फीलिंग है, दैट मीन्स कि हमारा अंदर, हमारे अमाशय, हमारे आंतों में भी एक पूरा का पूरा तंत्र का तंत्र बैठा होता है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है इस ब्रेन से। हमेशा दो आवाज आती है और दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसीलिए होती हैं क्योंकि देखो पूरी बॉडी का सारा डिसीजन कौन लेगा, ब्रेन लेगा। तो मैम एक आवाज तो समझ में आ गई, बट ये जो दूसरी वाली वॉइस आती है ना, ये इसलिए अलग होती है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम हमारे गट में है, हमारे अमाशय में है, और इसका ऊपर जो ब्रेन बैठा है उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी भी प्रकार से ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, या हमारे बॉडी का दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, या हम कहेंगे ब्रेन इन दी गट। ठीक है, दूसरा मस्तिष्क या आंत में मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। और ये आपके सीएनएस का मतलब क्या था, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसके स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, मतलब उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसके साथ इसका कोई भी रोल देखा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो दिलकुश में एक बार चेक कर लूंगी, बाकी सारी उसमें जा चुकी हैं। राइट, तो इसे कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये भी एक नोट करके लिख लेना, अलग से आपका तंत्र का तंत्र होता है। ये हमारी जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जठरांत संबंधी मार्ग, इसकी जगह कभी जीआई एक्टिविटी लिखा मिल जाए तो घबरा मत जाना। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो मतलब पेट से संबंधित और इंटेस्टाइन मतलब आंतों से संबंधित, इन दोनों की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हालांकि इसका मेन काम तो होता है हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना, बट ये डिसीजंस भी अपने दे देता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम है तो कुछ काम तो करेगा ही करेगा ना। तो लिखिए जरा इसको फटाफट से, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। उदय कुमार एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ ना कुछ ऐसे मेमोरीज हुई होती हैं जो बचपन में कोई ऐसा काम हो गया, कोई घटना हो गई जो हमें याद रहती है। वो क्यों याद रहती है? क्योंकि मैम हम ना हर पल पल पे उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे करते हैं कि यार बचपन में कोई ऐसी घटना हुई है, मान लो कहीं चोट लग गई थी या कहीं तुम घूमने गए थे, बहुत स्पेशल था, आप उसको हर थोड़े दिन बाद उसको रिकॉल करते हो कि यार ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था, उसकी स्पेसिफिक चीजों को माइंड में बार बार सोचते हो कि अच्छा हम घूमने गए थे तो वहां पर हमने मैगी भी खाई थी, पहाड़ों पे गए थे तो वहां पर हमने और भी वहां पर रिवर राफ्टिंग वगैरह भी करी थी। बहुत सारी चीजें आपने एक एक करके बार बार जब भी किसी को बताओगे, खुद याद करोगे, खुद उस अच्छे से मोमेंट को याद करोगे, तो आपको क्या होगा, ये सब चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, रिवाइज करते हो। वो मैम बचपन की मेमोरी आज तक याद है, क्यों? 10 बार तो हमने उसको रिवाइज कर लिया। ये जो रिवीजन वाला वर्ड है ना, ये तुम्हारे लिए जीवन में हो चाहे आपके पढ़ाई में हो, दोनों में मदद करेगा। आप मान लीजिए कि अगर नॉर्मली भी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है जिसको तुम याद ही नहीं करना चाहते, तुम उसको भूल जाना चाहते हो, तो तुम उसको कभी याद नहीं करोगे, कभी दोहराओगे नहीं, और डेफिनेटली एक टाइम के बाद आप उसको भूल जाते हो। यही केस हमारी पढ़ाई में होता है, और इसीलिए कहा जाता है रिविजन करिए, इसीलिए कहा जाता है बार बार चीजों को दोहराइए। ये नहीं कि बस मैम एक बार पढ़ लिया तो रख दिया उसको उठा करके। तो इसीलिए जो लोग भूल जाते हैं, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको दोबारा सोचा भी नहीं कि हमने क्या पढ़ा था। हमारी मेमोरी जो है ना, उसी का काम है, हमारे सेरिब्रम का ही काम है हर चीज को याद करना और उसको मेमोराइज करना, उसको रिकॉग्नाइज करके रखना। कुछ कितने लंबे समय तक याद है? बचपन में पढ़े हुए एबीसीडी क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि तुम उसको बार बार एबीसीडी को रिवाइज कर लेते हो। ठीक है, तो अमाशय का मस्तिष्क हो गया अभिषेक जी, इसे ही कहा है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में नहीं आता, ये अलग अलग से भाग है। ठीक है, इसको आप अलग से नोट करके लिख सकते हैं। चलो लिख लिया सभी ने? तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ये पूरा एक नेटवर्क आप देख रहे हो, ये हमारे न्यूरॉन्स का जाल है। हमारा पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए कि भैया ब्रेन में काम कौन कर रहा है, तो ब्रेन में काम करता है हमारा ये न्यूरॉन, जिसको हम तंत्री कोशिका कहते हैं। जैसे शरीर में कौन काम करेगा? शरीर में काम करता है सेल, बॉडी का सबसे छोटा भाग सेल, ऐसी ब्रेन में सबसे छोटा भाग न्यूरॉन। ये न्यूरॉन ही है, इधर से सूचना आ रही है, पकड़ेगा, आगे की तरफ पहुंचा देगा। इस न्यूरॉन को कहा जाता है कि यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इसको लिख लेना, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। शरीर की सबसे
लंबी कोशिका कही जाती है। और साथ में इसका काम क्या है, पहले पहचानेगी, फिर रिसीव करेगी और फिर आगे ट्रांसमिट कर देगी इम्पल्स को, स्टिम्युलस को, कि मैम गलती से आके ना हाथ पे किसी ने चाकू मार दिया, कट लग गया, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन उस चीज को पहचानेगा कि हुआ क्या है, फिर उसको ब्रेन प्रोसेस करेगा और फिर आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देगा कि भैया ये हाथ पे कट लगा है, अब जल्दी से क्या करो, आगे डिसीजंस को फॉरवर्ड कर दो। तो इसे कहा जाता है आपका न्यूरॉन। तंत्री कोशिका, सबसे लंबी सेल पूरे शरीर की, इसी को कहा जाता है। संकल्प कह रहे हैं एग्जाम से पहले पेट में दर्द क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो काम करता है। उस समय आप स्ट्रेस में होते हो, आप टेंशन में होते हो, तो हमारे बॉडी में ये अनयूजुअल चीजें जो है वो होने लग जाती हैं। चलिए भाई, लिखा। ये है आपका एक न्यूरॉन का सेल। न्यूरॉन को कहा जाता है नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और हमारे स्टेम सेल्स का काम होता है जो हमारे न्यूरॉन्स को बनाते हैं। आप सोचो पूरे ब्रेन में बिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स है, आप कहां से आए ये बिलियंस की संख्या में? क्या एक सेल टूट करके दो में और दो से चार में कन्वर्ट हो गई और ये बन गए? नहीं, यहाँ पर कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता, कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। लेकिन अगर आप बोलेंगे बनते कहां से हैं, तो स्टेम कोशिकाएं जो हमारे भ्रूण के अंदर पाई जाती है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है ना, तब उसके अंदर जो स्टेम की सेल्स होती हैं वो बनाती है न्यूरॉन्स को, और वहां से फिर इनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयर इज नो सेल डिविजन, नो सेल डिवीजन occurs। कोशिका विभाजन अनुपस्थित। ठीक है, उसके बाद कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे ग्लियल की कोशिका कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा करती हैं, ऑक्सीजन और पोषण देती हैं, और साथ साथ में न्यूरॉन को पकड़ करके भी रखती हैं। तो इन्हें कहा जाता है ग्लियल कोशिका। ये न्यूरॉन को एक साथ होल्ड करने का, रखने का काम करती है। ये न्यूरॉन का या नर्वस सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। सबसे छोटी सेल जो होती है वो अगर आपसे पूछी जाए तो माइकोप्लाज्मा होती है। लिखो भाई फटाफट से, जल्दी से। बताइए वीरेंद्र, क्या हुआ? चलो, अब देखो न्यूरॉन का अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूं तो न्यूरॉन मुझे दिखाई कैसा देता है ना, एक बार जरा सभी डायग्राम को बनाएंगे ताकि आपको भी फर्दर प्रॉब्लम ना आए। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन के सेल का। इसके अंदर यहां पर पहला भाग आता है जिसको डेंड्रॉन कहते हैं, और इस डेंड्रॉन में से निकलती हैं कुछ शाखाएं जिसको डेंड्राइट कहा जाता है। फिर ये हिस्सा जो आपको बीचों बीच में दिख रहा है ये सेल की बॉडी है। देखो सेल की बॉडी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका का द्रव्य जो यूजुअली भरा होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा ये तीसरा भाग अक्षतंतु का होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और इसके ऊपर श्वान की कोशिका लगी होती है। ये जो ऊपर की तरफ आप सेल देख रहे हैं ये श्वान के सेल हैं, श्वान कोशिकाओं का नाम इन्हें दिया जाता है।
इन श्वान की कोशिकाओं के ऊपर लगी होती है एक पतली सी परत जो उसे बचा के रखती है, जिसको माइलिन की म्यान कहते हैं या माइलिन की शीथ कहते हैं। तो कुछ ऐसा हिस्सा होता है हमारे न्यूरॉन का जिसमें ये भाग है, पहला भाग डेंड्रॉन के नाम से, और इसके अंदर से जो शाखाएं आ रही हैं उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये बीच वाला जो पूरा भाग आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है नंबर दूसरा साइटोन, जिसको शरीर के नाम से कोशिका के जाना जाता है। और ये तीसरा भाग हमारा एक्सॉन के नाम से होगा अक्षतंतु। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको समझ लो थोड़ा सा कि मैम मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई, तो इन्फॉर्मेशन आएगी इस साइड से, डेंड्रॉन उसको पकड़ेंगे और पकड़ करके आगे पहुंचाएंगे, यानी डेंड्रॉन से सूचना कहाँ चली जाएगी, आपके इस वाले सेल के शरीर वाले भाग में यानी साइटोन में। तो पहले भाग से दूसरे पे चली गई और दूसरे से फिर आगे कहाँ चली जाएगी, आपके इस अक्षतंतु के रास्ते, यानी यहां से होते हुए फिर वो इन्फॉर्मेशन आपकी आगे की तरफ अगले न्यूरॉन में चली जाती है। अब इस एक्सॉन के भाग में भी इस हिस्से को बना लेना कि ये है आपकी श्वान की कोशिकाएं। ठीक है, इस श्वान की कोशिका में यहां बीच में एक हिस्सा दिख रहा है आपको जो नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं रेनवियर का नोड, कि एक और एक दो सेल के बीच में नोड है और इसके ऊपर ये जो म्यान लगी हुई है इसको नाम दिया जाता है माइलिन शीथ। जब सूचना आती है तो एक न्यूरॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन में जो कि आपका सामने की तरफ लगा होगा वहां चली जाएगी और वो भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। इसके पास भी डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होंगे। अब बात यह है कि देखो सूचना यहां से निकलेगी और कुछ इस रास्ते आएगी। ये जो बीच वाला जंक्शन है जहां पर आपको ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे जंक्शन को नाम दिया जाता है साइनेप्स, जहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, साइनेप्स कहा जाएगा। ठीक है, साइनेप्टिक जंक्शन के नाम से आ जाएगा। ये है न्यूरॉन नंबर 2, ये है न्यूरॉन नंबर पहला। ये 3 भाग ध्यान रखना, पहला डेंड्रॉन का, दूसरा आपका साइटोन और तीसरा एक्सॉन। आकाश ये नैनो सेकेंड्स का काम होता है और काम न्यूरॉन्स ही करते हैं, पता चले तुम्हें ना चले, लेकिन काम तो देखो ब्रेन के अंदर यही सेल होता है, यही करता है। ठीक है, और विद इन नैनो सेकेंड्स ये एक पूरी इंफॉर्मेशन को पकड़ता भी है और पहुंचा भी देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो नसों के द्वारा आती है, लेकिन नस पहुंचाएंगी तो इसी न्यूरॉन में। ये सोचो कि हमारे पूरे बॉडी में हाथ पांव अगर काम कर रहे हैं तो हाथों से तुमने खाना उठाया, लेकिन खाओगे तो मुंह के अंदर, और मुंह में भी जब एनर्जी जाकर के पचेगी बॉडी के अंदर तो वो हमारे सेल तक ही पहुंचती है। तो बॉडी में सबसे छोटा पार्ट जो होता है अल्टीमेटली काम वही करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी एक तरफ से लेकर के नसें आ रही हैं, लेकिन पहुंचाएंगी कहाँ, ब्रेन में, और ब्रेन में बैठा है न्यूरॉन, तो प्रोसेस तो यही कर रहे हैं ना सारा, सीपीयू तो यही है अंदर का। ठीक है, लिखो इसे फटाफट से। कुलदीप हो जाएगी अभी, है ना, दोबारा से शुरू हो जाएगी, सर बता देंगे आपको। क्लियर है भाई सबको?
बॉडी में बिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। ये नहीं कि बस मैम 100-500 हो जाएंगे काम चल जाएगा। विवेकानंद जी क्या हुआ? लिख लिया भाई सभी ने, बना लिया? बोलने को तो देखो हार्ट ब्रेक बोलते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात है कि दिल तोड़ दिया। दिल बेचारा ऐसा काम करता ही नहीं है कि उसको तोड़ दिया जाए, वो है ही मांसपेशी से बना हुआ। चलिए, तो ये कहलाता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बीच में हमारा साइनेप्टिक जंक्शन। ये देखोगे स्ट्रक्चर, ये सराउंडिंग में सारे डेंड्रॉन्स हैं, बीच में सेल की बॉडी है, और सूचना हमारी इस एक्सॉन के रास्ते आगे की तरफ चली जाती है। तो इसे कहा जाता है कंप्लीट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। एंड इसी के अंदर ये हमारे भाग जो हैं वो पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा डिटेल में नजर आता है। ठीक है भाई, जो भी डायग्राम आपके लिए बनाया है, ये वाले डेंड्रॉन्स, इसमें से शाखाएं निकल रही हैं, ये सेल की बॉडी, इसका न्यूक्लियस, ये श्वान की कोशिकाएं, इसके ऊपर लगी है माइलिन की म्यान, और बीच में ये स्पेस है, इसको रेनवियर का नोड कहा जाता है। क्लियर है? चलो, तो भाई ये था हमारा पूरा न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन को कहते हैं एक मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इस पूरे न्यूरॉन में आप देख रहे हो सूचना हमारी बहुत सारे डेंड्रॉन्स के माध्यम से आ सकती है। ठीक है, ये वाला डेंड्रॉन भी सूचना को ले सकता है, यहाँ पर भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। मतलब कई सारे न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, जिसके मतलब कई सारे डेंड्रॉन्स हैं यहाँ पे जो सूचनाओं को रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को नाम दिया जाता है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन। पहला भाग समझना, फिर उसके बाद इसको लिखना कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, कितने एक्सॉन हैं और कितने डेंड्राइट्स हैं, उसके आधार पे हमने न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो बनेगा वो मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय, बहुत सारे ध्रुव है, कहीं से भी सूचना पकड़ लेगा। तो इसे कहते हैं कि एक्सॉन तो देखो एक ही है, लेकिन इसमें डेंड्राइट्स क्या है, बहुत सारे हैं। ये आपके ब्रेन के बाहरी भाग में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो सेरिब्रम का हमने कल भाग पढ़ा था पूरा ब्रेन का ऊपर वाला, उसके ऊपर की तरफ ये पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्या हुआ राधा कृष्ण? श्वान सेल जो होते हैं वो कोशिकाएं हैं जो हमारे एक्सॉन के ऊपर पाई जाती हैं। चलो भाई, तो ये कहलाता है मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय। अगला आता है, इसको जरा ध्यान देंगे, बाईपोलर। बाईपोलर वाला जो होता है इसमें सिर्फ 2 हमारे एक्सटेंशंस होते हैं। कहने का मतलब कि मैम देखो एक एक्सॉन आ रहा है, ये सेल की बॉडी है, और ये नीचे की तरफ हमारा डेंड्रॉन बन गया। कि अगर मैं आपसे कहूं ये डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है, तो आप इसे बोलोगे बाईपोलर, क्योंकि एक ही डेंड्रॉन है और एक ही एक्सॉन है। तो एक अक्षतंतु होना और एक डेंड्राइट होना द्विध्रुवीय कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपकी आंख के पर्दे में, हमारी आंखों का जो रेटिना होता है जिसे पर्दा कहते हैं, वहां पर किस प्रकार का न्यूरॉन उपस्थित है। तो आप बताएंगे कि आंखों के रेटिना के अंदर पाया जाता है बाईपोलर यानी ध्रुवीय इन दी रेटिना ऑफ आई। और एक होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से एक्सटेंशन निकली है। इसको देखो जरा, यहाँ पे ये सेल की बॉडी है और ये आगे की तरफ एक ही आपको एक्सॉन दिखाई दे रहा है, डेंड्रॉन है ही नहीं। ये वाला यूनिपोलर, एक ध्रुवीय कहा जाता है। ये जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक होते हैं, उनके भ्रूण अवस्था में, कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है,
उस समय पर जो ब्रेन बनता है, क्योंकि धीरे धीरे विकास शुरू हो रहा है ना, तो अभी तो ब्रेन बना ही नहीं है, बना नहीं है तो आधा आसा दिख रहा है, इसीलिए इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज इन वर्टिब्रेट्स में यूनिपोलर है। ये आप देखोगे तो बाइपोलर है, ये सेल की बॉडी है, दोनों तरफ एक एक साइड हमें दिखाई दे रही है। तो न्यूरॉन जो है वो हमारा होता एक ही सेल है, मल्टीपल सेल के कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। न्यूरॉन भी आपका एक सिंगल सेल है, और इसी सेल को हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तरफ एक्सॉन है और दूसरी तरफ डेंड्रॉन है, ये इसके भाग हैं। और ये अगर एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं, उस आधार पे हमने इसको विभाजित कर दिया है। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर करेंगे। बायपोलर एंड यूनिपोलर, बताओ भाई। न्यूरॉन आपके शरीर का सबसे लंबा, जिसे लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं, वो देखा जाता है। हो गया भाई, सभी ने लिख लिया? बायपोलर एंड यूनिपोलर। रेटिना पर हमारे इमेजेस जो बनते हैं उनको बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, आप देखते हो कि रेटिना पर इमेज बनती है। अगर इसको शॉर्ट में समझाएं तो देखो दो चीजें हैं। आपने कहा कि मैम ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय। बहु मतलब क्या हो गया भाई? बहुत सारी दिशाओं से सूचना आ रही है। ठीक, अगर सूचना केवल एक दिशा से आ रही है कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही, ये देखो एक, ये जो हिस्सा बना हुआ है ये सिर्फ एक ही है, ये बीच में सेल की बॉडी है और आगे की तरफ ये ट्रांसमिट हो गया, तो इसको मैं बाइपोलर कह सकती हूँ कि भाई एक डेंड्रॉन रह गया, एक एक्सॉन रह गया, एक सेल की बॉडी है, यहाँ पर एक्सॉन एक है, साइटोन एक है, लेकिन ये डेंड्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बचा ही नहीं है कुछ यहाँ पर, ये वाला हिस्सा डेंड्राइट का, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन है और एक तरफ आपका पूरा सेल की बॉडी है, तो इसे यूनिपोलर कहते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरे ब्रेन में एक्चुअली न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी बॉडी में नहीं होते, सिर्फ ब्रेन में होते हैं, और ब्रेन में बिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं तीन प्रकार के न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। चलिए भाई, तो ये हमारा न्यूरॉन रहा। ये दो भागों में हमने जैसे नसें आपको बताई थी, ये नसें और न्यूरॉन दोनों होते हैं। न्यूरॉन दो प्रकार से, एक सेंसरी, सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, संवेदी या प्रतिभावान न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसका काम ही है कि ये हमारे शरीर के ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर के आता है। दे ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि आपकी सूचना, कि भैया आंखों ने देखा पिज्जा रखा है, तो आंखें सूचना पहुंचाएंगी ब्रेन तक। ये काम किसके द्वारा? इन संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा, इन संवेदी नसों के द्वारा होता है। और उसके बाद जब बॉडी में ब्रेन से अलग अलग भागों तक सूचना आती है कि अब ब्रेन कह रहा है हाथ को कि यार उठा ले पिज्जा और खा ले, मन कर रहा है, तो ये काम मोटर नसों के द्वारा होता है। तो वो भाग हमारा ये दिखाई दे रहा है मोटर। मोटर को इफरेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो प्रकार के न्यूरॉन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, बर्थ बेबी के फेज में यूनिपोलर होता है, जी हाँ। कॉम्बो बैच का क्वेश्चंस बिहार पुलिस में बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, अच्छा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और उसी के लिए आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो पढ़िए, बढ़िया तरीके से सब चीजें आपको करा रहे हैं। देखो, आप अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश लिख लो, हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी लिख लो। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज को लिखिए, नोट करिए इसे।
लिख लिया भाई सभी ने? मोटर नर्व्स का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन से दूसरे ऑर्गन तक सूचना को लेकर के आती हैं, वही नसें हैं और ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। चलिए, तो भाई देखो ये था हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? एक थम्स अप साइन जल्दी से शेयर करिए ताकि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर लगा सकूं। हाँ बिल्कुल प्रीति, कर सकते हो। सिलेबस अगर आपका 50% भी हो गया है तो आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो, ठीक है। बाकी जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम है 28 को, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, इन्हीं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना, जो आपको अब तक करा दिया है। इस पूरे सिलेबस का रिवीजन पीडीएफ आपके पास है, बढ़िया तरीके से करिए इसको। बाकी यूट्यूब पे आपकी 51 दिन 51 मैराथन चल रही है, उसको रिवाइज कर लेना ताकि आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब कुछ सवालों के उत्तर दे दो फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है तो आप दोनों में नोट्स बना सकते हैं। लगाइए भाई, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या ऑल ऑफ दी अबव? तो मैम देखो अब तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आ रही थी? ये दोनों आ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और नसें कहाँ आ रही थी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा कि पूरे तंत्रिका तंत्र में सब कुछ आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर, ठीक। हाँ जी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही देखा जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल बताइए, अनुकंपी तंत्र का तंत्र किसको प्रेरित करता है? अगर आपसे प्रश्न आए कि भाई लार को बनाता है, दिल की धड़कन को बनाता है, पाचन के रसों को बनाता है, या सभी को बनाने का काम करता है? प्रेरित मतलब बढ़ावा देता है, तो बताओ क्या आंसर लगाओगे? चलिए सी आंसर लगा रहे हैं, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। सी कैसे हो सकता है? अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जितने भी लोग यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन का डी लगा रहे हैं, अनुकंपी वाला ये काम करता है तनाव में। एस से स्ट्रेस बताया था, एस से सिंपैथेटिक बताया था, और तनाव में क्या लार बनेगी? नहीं बनेगी मैडम। तनाव में पाचन के रस बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन हाँ तनाव में दिल की धड़कनें जरूर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? क्यों भाई? तो इसीलिए कहा जाता है कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र धड़कनों को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, लेकिन पाचन के रसों को नहीं बढ़ाता। पाचन तो रुक जाता है, और बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भैया पाचन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है किसको प्रेरित करता है, किसको इंड्यूस करता है, मतलब किसको इंक्रीज करेगा, किसको बढ़ावा देगा, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दैट सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। बेटा टेलीग्राम का नाम है राधिका मैम साइंस, एक बार सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी अपना डायरेक्टली कोई भी डाउट लगे तो क्लियर कर सकते हो। राधिका मैम साइंस के नाम से इंस्टाग्राम हो आपका, टेलीग्राम हो, सब इसी नाम से है। बिल्कुल सही। तो हमारा नर्वस सिस्टम ही वो भाग है जो हमारी हर एक गतिविधि को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप जो भी करते हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारी बॉडी में सिर्फ नर्वस सिस्टम है जो हर एक पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ऑर्डर नहीं देगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र का तंत्र की इकाई क्या है? बताइए, इसकी इकाई क्या कही जाती है? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। करेक्ट, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। देखो
आता ऐसा नहीं है बहुत टफ आता है, सिंपल चीजें भी आती हैं और टफ भी आती हैं, तो अपने को हर प्रकार के सवाल जो है वो यहाँ पर करके चलने हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं आपको, बताओ भाई सेरिबेलम के बारे में कौन सा कथन सही है। सेरिबेलम पूछा है, ये हरकत के लिए पेशीय गति को नियंत्रित करता है, ये मस्तिष्क का एक भाग है। दोनों स्टेटमेंट सही है या ना तो ए ना ही बी, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। सेरिबेलम पूछा है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाया हुआ है, ऐसा नहीं है, और ये अभी पीडीएफ में मिल भी जाएगा आपको। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा अब, यानी बोथ ए एंड बी। की देखिए सेरिबेलम बताया था कि ये हमारे लोकोमोशन को संभालता है, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा पोस्चर क्या है, इसको नियंत्रित करता है। ब्रेन का एक भाग है, कौन से ब्रेन का भाग है, तो पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का भाग है। इसीलिए दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, इसके बारे में सही हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये हैं। और भी कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आप लोग के अपलोड करवा दूंगी, इसकी चैप्टर की जो प्रैक्टिस शीट रहेगी वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूंगी कि ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ भाई सभी को? नर्वस था, इससे पहले हमने हड्डियां पढ़ी, उससे पहले हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, आपके पाचन तंत्र की, लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने पढ़े। कल हम पढ़ेंगे आपके बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन प्रणाली, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपका कहा जाता है, ठीक है, उत्सर्जी अंग, जिसमें हम किडनी के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर जो है उसे हम कल स्टार्ट करेंगे। सेम टाइमिंग सुबह के 8 बजे, क्लास आपको पता है सेम रहती है, सेम टाइम सुबह 8 बजे। तो भाई क्लियर हो गया है? तो आज इस पूरे पोर्शन को क्या करना है, रिवाइज, क्योंकि रिवीजन इज द मेन की। आप लोग जानते हैं कि मैम हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। छोटा सा काम निकाला करो कि रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट बस बायो में जो आज लिखा है फटाफट पन्ने पलट लिए। नोट्स नहीं बनाए, पीडीएफ है तो पीडीएफ एक बार रिकॉल कर ली। अगर ये भी तुमने डेली करना शुरू कर दिया ना, यकीन मानो आपको चीजें भूलने की जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप बार बार गो थ्रू कर रहे हो ना उस चीज को। ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप 1 घंटा पूरा दोबारा एक क्लास को करने में समय लगाओ। जो पढ़ा है 15 मिनट 10 मिनट हार्डली, कि अच्छा आज हमने ये पार्ट पढ़ा था, याद हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम किया करो यार, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट देगा। वरना आज पढ़ा है, अगले महीने कुछ भी नहीं पता चलेगा कि पिछले महीने क्या पढ़ा था। चलिए तो मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम आपके 8 बजे। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।